पीछा कैसे छुड़ाएं? जब अर्पिता ने सेक्रेटरी की बात सुनी, वो तुरंत उठकर उसके पास गई। अपनी ओर इशारा करते हुए वो सेक्रेटरी से पूछने लगी, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमेशा सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रही है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट ऑफिस में ले जाकर देती है। तो अचानक से ये जिम्मेदारी अर्पिता पर कैसे आ गई? अर्पिता सेक्रेटरी के सर पर मंडरा रही थी। सेक्रेटरी वहां से जा भी नहीं पा रही थी। जब उसने पलटकर अपने आसपास देखा, उसे ध्यान आया कि बहुत से लोग उन्हें ही देख रहे थे। इसलिए वो अर्पिता के पास गई और उसे धीमे आवाज में समझाने लगी, मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में फोन आया था कि तुम्हारे द्वारा प्रेसिडेंट ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करवा दिया जाए। अर्पिता चुपचाप खड़ी सेक्रेटरी की बात सुन रही थी। वो अभी अभी मौत के मुंह से अपना पीछा छुड़ा कर आई थी, लेकिन ये लोग उसे वापस शेर की गुफा में जाने को कह रहे थे। अर्पिता अपने दोनों हाथों से सेक्रेटरी को पकड़कर उसे रोकना चाह रही थी। मैंने ये काम कभी नहीं किया है, मुझे डर है कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। एक काम कीजिए, आप क्यों नहीं मेरी जगह इन्हें डिलीवर कर देती? किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई संजय सर के ऑर्डर के खिलाफ जाए। यहाँ तक कि मैनेजर गीतांजलि भी तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगी। सेक्रेटरी अर्पिता के हाथों में डॉक्यूमेंट्स देने के पहले कहने लगी। वो उसे हिम्मत देते हुए वहाँ से चली गई। अर्पिता अपने हाथ में रखे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देख रही थी जैसे उसके हाथ में किसी ने आग का गोला रख दिया हो। बहुत देर बाद हिम्मत जुटाकर अपने हाथों में डॉक्यूमेंट लिए उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर कदम रखा। वो अपने दिमाग को चीते की रफ्तार से चला रही थी। बहाने ढूंढे जा रही थी कि अचानक वो क्यों उसके ऑफिस से निकल गई थी। बहुत जरूरी काम याद आ गया था, कोई इमरजेंसी कॉल। अचानक से पेट दर्द होने लगा, लेकिन जब भी संजय की छवि उसकी आंखों के सामने आती, उसके दिमाग में आए हुए सारे बहाने एक सेकंड में गायब हो जाते। आखिर में उसे बस वो यही कह सकती थी कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है और संजय बिल्कुल भी किसी खंबे की तरह नहीं दिखता। हार मान लेना ही खुद को बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन था। डिंग, लिफ्ट पहुंच चुकी थी। अर्पिता अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए लिफ्ट के बाहर आई। उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि वो कैसे प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने से खुद को बचा पाए। लेकिन तभी उसकी नजरें प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर सेक्रेटरी के डेस्क पर पड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जागने लगी। वो जल्दी अपने हाथों में डॉक्यूमेंट लिए सेक्रेटरी के डेस्क के पास जाने लगी और उसने उन डॉक्यूमेंट्स को उसके डेस्क पर रख दिया और वो उस सेक्रेटरी को देखकर मुस्कुराने लगी जैसे उसे किसी बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल गया हो। ये मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में डिलीवर करने को कहा गया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी काम आ गया है, तो क्या आप प्लीज इन्हें अंदर ले जा सकती हैं? थैंक यू। इससे पहले कि सेक्रेटरी कुछ रिएक्ट कर पाती, अर्पिता लिफ्ट में जा चुकी थी और वो सेक्रेटरी की ओर हाथ हिलाते हुए उसे बाय करने लगी। ये सोचते हुए कि अब उसे संजय का वो खड़ूस चेहरा नहीं देखना होगा, अर्पिता का मूड फिर से अच्छा हो गया और वो खुशी खुशी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लौट आई। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई अर्पिता? क्या तुमने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए? सेक्रेटरी उसे इतनी जल्दी लौटते हुए देखकर पूछने लगी। सेक्रेटरी की बात सुनकर अर्पिता अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को शाबाशी देते हुए कहने लगी, बिल्कुल, मैंने खुद जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेसिडेंट ऑफिस में दिया है। बस बात इतनी है कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर सेक्रेटरी को वो डॉक्यूमेंट दे दिए और अंदर जाकर खुद नहीं दिए। अर्पिता धीमे से अपनी बात का आखिरी हिस्सा कहने लगी। जब उसने देखा कि सेक्रेटरी आप कुछ कह नहीं रही है, पर जल्दी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मैनेजर के ऑफिस के अंदर गीतांजलि एक ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस सूट पहने हुए थी, जिसमें वो बहुत लंबी और प्रोफेशनल नजर आ रही थी। जो कि वो एक बिल्कुल हाई स्टेटस और अच्छे बैकग्राउंड से आती थी। उसमें कई ऐसी बातें थीं जो औरों में नहीं थीं। उस समय वो अपने हाथों में कॉफी का कप कांच के दीवार से बाहर बैठी अर्पिता की ओर देख रही थी। पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे अर्पिता के आगे पीछे घूम रहा था, वो ये अच्छे से देख पा रही थी। किसी भी डिपार्टमेंट में अचानक किसी सुपरवाइजर का आना और उसका इस तरह वेलकम किया जाना बिल्कुल नई बात थी, लेकिन फिर भी अर्पिता से एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो काम से तंग आकर कोई कंप्लेंट कर देगी। लेकिन अभी तो आधा ही दिन हुआ था
और सब कुछ बदल गया था। जब उन तस्वीरों के बारे में सोचने लगी जिन्हें चुपके से लिया गया था और कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट कर दिया गया था, गीतांजलि के हाथों की पकड़ उस कॉफी के कप पर और भी टाइट हो गई। उसने इतनी जोरों से उसको पकड़ रखा था कि उसका हाथ लाल तक हो चुका था, फिर भी उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। पहले ही बहुत सी अफवाहें कंपनी में फैल चुकी थीं कि संजय अनन्या की वजह से ऑफिस की कैंटीन नहीं गया था। अनन्या तो बस एक बहाना था, वो तो अर्पिता के साथ लंच करना चाहता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत कम समय में अर्पिता कंपनी की मालकिन बन जाएगी। गीतांजलि ने गुस्से में आकर अपने हाथों में पकड़े हुए कप को जमीन पर फेंक दिया। वो कप जमीन पर जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यहाँ वहाँ कॉफी गिर गई थी। उसका सुंदर चेहरा जो मेकअप के साथ और भी अच्छा लग रहा था, अब गुस्से में लाल हो रहा था। एक मामूली सी नर्स कैसे खुद को इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने के लिए काबिल समझ सकती है? अर्पिता तो गीतांजलि के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी। कोई दरवाजे पर खटखटाने लगा। गीतांजलि थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वो कहने लगी, कम इन। मैम, टाटा टेक्नोलॉजीज में जस्ट अभी। रश्मि ने जैसे ही गीतांजलि के ऑफिस में कदम रखा, वो बड़ी अजीब नजरों से उसे देखने लगी। जमीन पर गिरे कॉफी के कप को देखकर वो कंफ्यूजन में पड़ गई। तुम गलत समय पर आ गई। मेरे हाथ से कॉफी का कप फिसल गया और सब कुछ जमीन पर गिर गया। मैं किसी को ये साफ करने के लिए बुलाती हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बैठो। गीतांजलि ने अपना फोन उठाया और सर्वेंट को वो सब कुछ साफ करने के लिए बुलाने लगी। जल्दी गीतांजलि का ऑफिस वापस पहले के जैसे दिखने लगा। क्या कह रही थे तुम? गीतांजलि अपने चेयर पर बैठते हुए रश्मि से पूछने लगी। गीतांजलि के शांत चेहरे को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में आकर जमीन पर कॉफी का कप फेंक दिया था। रश्मि ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो आगे बढ़ने लगी। ये हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए प्रपोजल के बारे में है, जो हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को भेजा था। दोनों कंपनी की डील को पक्का करने के लिए और शुरुआती दौर में प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी करने के लिए उन्हें कोई सेलिब्रिटी चाहिए। क्या टाटा टेक्नोलॉजीज के दिमाग में कोई स्पेशल इंसान है? जब भी गीतांजलि काम के बारे में बात करती, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते थे। अपने दोनों हाथों की घड़ी लिए वो रश्मि की ओर देखने लगी। जी हाँ, रश्मि स्पेशली इस बात के बारे में गीतांजलि को रिपोर्ट करने आई थी। आगे बढ़कर वो गीतांजलि को डॉक्यूमेंट थमाने लगी जो उसे अभी अभी टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से मिले थे। गीतांजलि ने उन डॉक्यूमेंट्स की ओर देखा और उसने अपनी आईब्रो को कस लिया। बहुत जल्दी उसने कुछ सोचा और उसकी आंखों के नीचे से परेशानी के निशान भी मिट गए। उसने अपनी नजरें रश्मि पर टिकाई और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो कहने लगी, हमें हमारे बिजनेस पार्टनर के रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करना चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि टाटा टेक्नोलॉजीज वाले डील की शुरुआती दौर की पब्लिसिटी की इंचार्ज अदिति थी। तो अब से मैं समझ गई। मैं अभी जाकर अर्पिता को इस बारे में बताती हूँ। रश्मि अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स लिए तुरंत गीतांजलि के ऑफिस से बाहर चली गई और इस बात से खुश होने लगी कि अब उसे इस प्रोजेक्ट को देखना नहीं होगा। अब जो कि मिस्टर संजय ने अर्पिता को अदिति की जगह पर नौकरी के लिए रखा था और अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गई थी, तो ये बात जाहिर थी कि अदिति ने जो भी अपना काम पूरा नहीं किया था, उसका पूरा बोझ अर्पिता पर डाला जा सकता था और इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में हुई रिक्वेस्ट भी शामिल थी। रश्मि ने जैसे ही मैनेजर के ऑफिस से बाहर कदम रखा, वो अपना सिर उठाकर अर्पिता को ढूंढने लगी, जो अपनी चेयर के सामने बैठे कंप्यूटर पर कुछ पढ़ रही थी। रश्मि की नजरों में चमक आ गई। ऐसी एक्टिंग करते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने हाथों में डॉक्यूमेंट लिए आगे बढ़ने लगी। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ होने वाली डील की शुरुआती प्रोसेस जल्दी शुरू होने वाली है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है जो मुझे अभी अभी मिली है। अब मैं यहाँ तुम्हारे हवाले करती हूँ। ओके। अर्पिता अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रश्मि के हाथों से उन डॉक्यूमेंट्स को देने लगी। जब उसने सुना कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज वो थी, वो उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखते हुए कहने लगी, टाटा टेक्नोलॉजीज ने कायरा को चुना है। अर्पिता ने जैसे ये नाम लिया, उसके आसपास मौजूद लोग जल्द ही उसे देखने लगे।